अब पढ़ेंगे आनुवंशिकता। जनन जीवों का प्रमुख लक्षण होता है। जनन जीवों का प्रमुख लक्षण होता है रिप्रोडक्शन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे एक जीव अपनी संतान को उत्पत्ति देता है। जिस प्रक्रिया से एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसे जनन कहते हैं। और हर एक जीवों का ये प्रमुख लक्षण होता है। ये प्रक्रिया जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये केवल सजीवों में पाई जाती है। सजीवों में पाई जाती है। सजीव वो होते हैं जिनमें जीवन होता है। पेड़ पौधे जानवर ये सजीव होते हैं और इनमें एक नए जीव की उत्पत्ति करना ही जो है इसका मुख्य लक्षण होता है। प्रत्येक जीव में ये लक्षण जो होते हैं ये दो प्रकार के दिखाई देते हैं। पहले वो लक्षण दिखाई देते हैं जो उनके पूर्वजों यानी उनके माता पिता से मिलते हैं। दूसरे वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं। अब वो लक्षण देखेंगे जो उनको पूर्वजों से मिले होते हैं, जैसे भोजन करना, सोना, श्वसन, पाचन, मलमूत्र का त्याग करना, सोचने की क्षमता, ये सारी जो लक्षण होते हैं ये इनके पूर्वजों से मिले होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं पहले वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं। दूसरे वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से अलग दिखाई देते हैं। अगर ये कहेगा ये लक्षण जो है उनके पूर्वजों से नहीं होते हैं, वो इनके बाहरी जो है वातावरण से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरीके से जो लक्षण दिखाई देते हैं वे जो होते हैं वे लक्षण माता पिता से भिन्न दिखाई। ये जीव स्वयं अर्जित कर लेता है, जैसे जिसकी जो आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप उसको अर्जित कर लेता है। आनुवंशिक या विशेषक लक्षण वे होते हैं, ये लक्षण स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागत कहते हैं। जैसे जीवों में उनके पूर्वजों के जो लक्षण थे वो उनकी संतानों में जो पहुंचने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे हम लोग वंशागत कहते हैं। सरल जीवों में धीरे धीरे सतत यानी कि जो सरल जीव थे, जो है सरल जीव थे, जो छोटे जीव थे, और ये धीरे धीरे उनके सतत प्रयासों से सुधार होते होते और वो एक जटिल जीव बन गए। इस क्रिया को जटिल जीव के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग जैव विकास कहते हैं। और जिस कारकों के द्वारा ये विकास हुआ, छोटे जीव से बड़े जीव का बनना जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ उसे ही हम लोग जैव विकासीय कारक कहते हैं, जैसे उत्परिवर्तन, आनुवंशिक अपवाहन, विभिन्नताएं। अब ये देखेंगे जो वेरिएशन दिखता है हर एक जीवों में देखा होगा कि कुछ उनमें अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से हमेशा अलग दिखते हैं। तो दो प्रकार के विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। एक वे जो वंशागत नहीं होते हैं वो जन्म के पश्चात दिखाई देती हैं, उनको कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। ये वंशागत उनकी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ये जो है आगे जन्म के बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो कायिक विभिन्नताएं हो जाती हैं। जैसे ये कारण क्या हो जाते हैं, ताप, प्रकाश, जल, वायु, पोषण के कारण होता है। ऐसा होता है कि जब बच्चा जैसे जिस बच्चे का जन्म हुआ अगर वो ठंडे प्रदेश में रहने लगा या वो ठंडी जलवायु में रहने लगा तो उसका लक्षण अलग थोड़े दिखाई देंगे, या उनके जल के कारण या कभी कभी पोषण यानी कि भोजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए उनमें अलगाव दिखने लगता है। और जो जननिक विभिन्नताएं होती हैं, जो दूसरी जो विभिन्नताएं होती हैं वो जननिक जो है विभिन्नताएं होती हैं। तो ये जननिक और कायिक दो प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक।
आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का जनक जो है वो मेंडल साहब को कहा जाता है। मेंडल साहब ऑस्ट्रेलिया देश के 1822 में जन्म हुआ था। एक ये चर्च में पादरी थे। जैसे एक मंदिर में पंडित होता है, मस्जिद में मुल्ला होता है, इसी प्रकार से जो चर्च अंग्रेजों का जो पूजा स्थल होता है वहाँ के पंडित को पादरी कहते हैं। ये चर्च में पादरी थे। पीछे गार्डन बगीचा था, वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण किया था। अभी हम बताएंगे संकरण क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी खराब बीज को अच्छे बीज या खराब जो है पौधे को अच्छे पौधे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसमें 7 विपरीत लक्षणों पर उन्होंने कार्य किया था। मटर का पौधा चुना और उस पे जो है 7 जो अलग अलग उन्होंने लक्षण देखे। उनमें पहला लक्षण था बीज की आकृति। उन्होंने देखा एक बीज गोल था जो स्वस्थ था और दूसरा कैसा था, झुर्रीदार था। दूसरा बीज का रंग देखा पीला था, हरा था। फिर पुष्प का रंग लाल है, सफेद है। फलों की आकृति फूली है, पिचकी है। फली का रंग हरा है, पीला है। पुष्प की स्थिति कंठस्थ है, अग्रस्त है। पौधों की लंबाई है, लंबा है, बौना है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं क्या है। उन्होंने एक बेसिकली नाम दिया था प्रभावी और एक दिया था अप्रभावी। उन्होंने ये कहा था कि अगर दो चीजों को एक साथ डाल दिया जाए तो एक अप्रभावी लक्षण एक प्रभावी लक्षण को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देगा और वो लक्षण दिखाई देगा प्रभावी लक्षण। जैसे अगर एक खेत में फसल बोई हुई है, अगर फसल अच्छी हो गई तो घास दब जाती है। अगर जिस फसल में घास अच्छी हो गई उसमें फसल दब जाती है। अगर एक पहलवान को एक दुर्बल से लड़ाया जाए तो उसमें जिसका प्रभाव दिखेगा वो सबल यानी पहलवान का दिखेगा, दुर्बल का नहीं दिखेगा। वही चीज बताया गया है। गोल और झुर्रीदार है, पीला है, हरा है और पुष्प लाल और सफेद। अगर सफेद हो उस पे अगर लाल जो है रंग डाल दिया जाए तो सफेद नहीं दिखाई देगा, केवल लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार से हरा और पीले में कर दिया जाए तो हरा ही दिखाई देगा। और इसी प्रकार से लंबे और बौने का अगर संकरण कराया जाए तो लंबा पौधा होगा। अब इसको अगर जानने से पहले कुछ इन शब्दों को जान लेंगे कि जीन या कारक क्या होते हैं। जैसे जो है मेंडल साहब ने ये सोचा कि जब नए जीव का उत्पत्ति होती है, जब नए किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है तो ये संतान किस जीव की है ये इसको कोई न कोई बताता है। ये सूचनाएं किसी न किसी के पास होती हैं। कैसे एक माँ के पेट में अगर बच्चा पल रहा है तो कैसे पता लगता है ये किसका बच्चा है। और जो उनके पूर्वज थे उनके 4 टांगे थी या 6 टांगे थी या 2 टांगे थी, ये कौन बना रहा है, कौन उसको जो है पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जिसके पास तब मेंडल ने देखा कि जीन के पास उनको, हालांकि जीन ने जो है शब्द को जो है मेंडल ने नहीं दिया था, उन्होंने कारक कहा था, फैक्टर, कि कोई ना कोई फैक्टर है जिसके पास सारी सूचनाएं रहती हैं कि हमारे पूर्वज में 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 5 अंगुलियां, हर एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। इन चीजों की सूचना सब जीन के पास होती है। फिर देखते हैं युग्म विकल्पी, शुद्ध जात, संकर जात, प्रभावी, अप्रभावी, लाल से। ये जो लक्षण बताए गए हैं ये जो है ये सभी लक्षण को जो है जीन के पास जो है सारी सूचनाएं होती हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने मटर के पौधों को भी क्यों चुना था, क्योंकि मटर के पौधा 1 वर्षीय पौधा होता है, 1 वर्ष उसका जीवन काल होता है। और जो मटर का जो पौधा होता है, मटर का पौधे के फूल जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों के जननांग उनके पुष्प में पाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है मटर के पौधों को ही चुना क्योंकि नर और मादा के ही इसका जीवन काल जो है कम था।
इसी प्रकार से मटर के पौधे को ही उन्होंने चुना और इसका संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। और उन्होंने बताया कि अगर हम एक जो है बौने को अगर हम लंबे पौधे से संकरण यानी क्रॉस कराया जाए तो लंबा पौधा हो जाए। उन्होंने कई प्रयोग लिए। पहले में एक लंबा पौधा लिया, एक छोटे पौधा, रिजल्ट देखा कि जो है लंबा पौधा बना। अगली पीढ़ी में छोटा लिया, फिर बड़ा लिया तो देखा कि ये टॉल यानी लंबा पौधा बना। अगर लंबे पौधे का लंबे पौधे से किया तो यहाँ पर लंबा पौधा ही बना। लेकिन जब उन्होंने छोटे पौधे का करा, छोटे पौधे से कराया तो उन्होंने जो है अगली पीढ़ी में छोटा हुआ। अब उन्होंने इसलिए किया था कि अगर हम छोटे यानी बौने को अगर लंबे से क्रॉस करा देंगे तो अगली पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी, लंबी पीढ़ी हो जाएगी। अगर छोटी छोटी से क्रॉस कराओगे तो अगली जो पीढ़ी होगी वो छोटी पीढ़ी होगी। इसी पर ही उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और जिससे हम लोग आज हाइब्रिडाइजेशन पे आ गए। जैसे हम लोग कलम बनाते हैं, एक देसी आम की ले लेते हैं, ऊपर से कलमी आम की लगा देते हैं तो अगला जो फल आते हैं वो कलमी आम के बड़े आ जाते हैं। इन्हीं को ही हम लोग संकर बीज कहते हैं और संकर बीज कहते हैं। और इसी के हिसाब से चलते चलते फिर एक लैमार्कवाद आया। लैमार्कवाद ने अफ्रीकी जो जिराफ थे, अफ्रीकी सर्प थे, उनकी गर्दन के बारे में बताया कि पहले इनकी गर्दन और टांगे दोनों छोटी हुआ करती थी, तब भोजन जमीन पर ही उपलब्ध था, आसानी से पा लेते थे। जैसे जैसे ये प्लांट्स बड़े होते गए, भोजन की तलाश में ये भोजन को, पत्तियों को तोड़ने के लिए वो अपनी गर्दन को उठाते रहे तो उनकी गर्दन लंबी। और पहले ये लैमार्कवाद ये कहता है पहले सर्प में पैर हुआ करते थे, फिर उनको बिल में घुसने में दिक्कत आती रही, उनको जो है मतलब यूज नहीं किया। कुछ समय के बाद उनके पैर जो थे वो अपने आप समाप्त हो गए। ये लैमार्कवाद कहता रहा। फिर मेंडल ने कई बार प्रयोग किए और उन्होंने ये देखा कि ये पैर का होना या गर्दन का ऊंचा ये उनके जो है वंशागत लक्षण होते हैं जो उनके पूर्वजों से मिले होते हैं और उनका उपयोग करना या ना करना ऐसा कुछ नहीं था। इसी प्रकार से लैमार्कवाद का खंडन कर दिया गया। लैमार्कवाद के बाद जो है डार्विनवाद आया। डार्विनवाद जो था वो अध्यात्मवाद पे चलता रहा। उन्होंने कहा कि जो नए जीवों की उत्पत्ति है ये भगवान की देन है, जो है गॉड की देन है। इस चीज़ों को मानता रहा कि भगवान की चीज़ों को हम नहीं बना सकते हैं। ये करीब करीब 300-400 साल तक चलता रहा। जब जो है ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया यानी एक जैविक पदार्थ बना दिया तब जाकर के, और जबकि ओहलर ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारी जैविक चीज़ें हैं। आज इसीलिए हम लोग संकर बीज, सब्जियाँ, अनाज सारी चीज़ों को हम लोग उत्पन्न करने लगे हैं। और इसी के बाद अगला सेशन फिर बताएंगे ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है।